देखो नोमेनक्लेचर के बारे में आपको डिस्कस किया है और अभी आपके लिए स्टडी कराएंगे। ये पेज नंबर 35 आपके नोटबुक में है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन। इससे शॉर्ट नोट्स में करने को नहीं आएगा ये, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगी उसमें करने को बहुत आता है। हिंदी में शब्द है प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु क्रमांक। E for effective, A for atomic, N for number। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग इसे बोलते हैं और सिडविक का रूल भी हम लोग इसे बोलते हैं, क्योंकि जो डिस्कवरी मैं आपको डिस्कस करूंगा वो सिडविक की ही डिस्कवरी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आपको ध्यान रखना है, इसे हम लोग EAN भी कहते हैं। जब भी आपको पढ़ाएंगे सर, कभी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको नहीं बोलेंगे और ना ही सिडविक का रूल इसे हम लोग बोलेंगे। ऑलवेज सर जब आपको इसे स्टडी करेंगे तो इसे EAN के नाम से ही आपको स्टडी कराएंगे। तो EAN हम आपको डिस्कस करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये टॉपिक है हम लोगों का। और सबसे पहले आपको बता दें कि क्यों हम लोग आपको स्टडी कराएंगे। सिडविक ने एक रूल प्रपोज किया। उसने बताया कि भाई जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने स्टडी किए हैं उन कॉम्प्लेक्स में दो तरह की नेचर है। एक तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो अनस्टेबल बिहेवियर को शो करते हैं, अस्थायी व्यवहार को दर्शाते हैं, और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो स्टेबल बिहेवियर को शो करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क ये थी कि स्टेबल बिहेवियर वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, अनस्टेबल बिहेवियर वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। तो सिडविक ने रूल रिप्रेजेंट किया। उसने क्या बताया? उसने बताया कि हम लोग EAN से इसको पता कर सकते हैं। उसने बताया जो कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स आपको प्रोवाइड होगा उस कॉम्प्लेक्स में हम लोग EAN फाइंड करेंगे। अगर EAN किसी भी मेटल के लिए, किसी भी मेटल आयन के लिए EAN का वैल्यू 36 आ जाता है, किसके इक्वल है? क्रिप्टॉन के इक्वल है। 18 आ जाता है, किसके इक्वल है? आर्गन के इक्वल है। 54 आ जाता है, जीनोन के इक्वल है। 86 आ जाता है, आरएन के इक्वल है। ये सब इनर्ट गैस है। अगर EAN का वैल्यू AR18 आता है, आर्गन के इक्वल आता है, क्रिप्टॉन के इक्वल आता है, जीनोन के इक्वल आता है, रेडॉन के इक्वल आता है, तो किसी भी मेटल आयन का EAN वैल्यू अगर इनर्ट गैस के बराबर आ जाता है। जैसे इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? पहले हीलियम आता है, उसका 2 होता है। नियोन का 10 होता है। उसके बाद आर्गन आता है, उसका 18 होता है। क्रिप्टॉन का 36 होता है। जीनोन का 54 होता है। आरएन का 86 होता है। तो जो इनर्ट गैस हम लोगों ने पढ़ी है उन इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बारे में हम लोगों ने बता दिया आपके लिए। भाई हमने कहा जो हीलियम आपने पढ़ा है उसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसको तो हम लोग काउंट करने वाले नहीं है, कोई एटम हमारे पास मेटल ऐसा नहीं होगा। नियोन को भी हम लोग काउंट नहीं करने वाले हैं, कोई मेटल हमारे पास ऐसा नहीं होगा। आर्गन को भी हम लोग काउंट नहीं करने वाले हैं, केवल 3 एलिमेंट्स लेंगे बाद वाले। क्रिप्टॉन 36 यूज करेंगे, जीनोन 54 यूज करेंगे, रेडॉन 86 यूज करेंगे। अगर हम लोग किसी भी मेटल आयन का EAN फाइंड करते हैं और उस मेटल आयन का EAN फाइंड करने के बाद आपको बताना है अगर वो इनर्ट गैस के बराबर आ जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका EAN वैल्यू मेटल आयन के इक्वल होगा, इनर्ट गैस के इक्वल होगा, उन कॉम्प्लेक्स के लिए आप स्टेबल कैटेगरी में रखेंगे। कब स्टेबल होगा? अगर हमारा EAN इनर गैस के इक्वल है।
तो स्टेबल होगा। अगर हमारे EN का वैल्यू इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है तो फिर वो अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल। लेकिन ये कंसेप्ट यूनिवर्सल नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स EN को इनर्ट गैस के इक्वल प्रूव नहीं करते हैं, लेकिन वो स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको EN निकालना सिखाएंगे, और EN निकाल के आप दो चीज चेक किया करेंगे। हम बताया करेंगे भाई इनर्ट गैस के इक्वल आ रहा है तो ठीक है, और इनर्ट गैस के इक्वल नहीं आ रहा है तो ठीक नहीं है। अगर इनर्ट गैस के बराबर आ गया, जैसे किसी का EN 36 आ गया, 54 आ गया, 86 आ गया, 36, 54, 86 अगर किसी का EN आ गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स की जो नेचर है वो स्टेबल होगी। और अगर किसी का EN इतना नहीं आया तो फिर वो अनस्टेबल होगी। तो रूल क्या है सिडविक का? बहुत सिंपल रूल सिडविक ने दिया कॉम्प्लेक्स के लिए। उसने कहा उसने जो कंसेप्ट दिया, उसने बोला कि भाई ये कॉम्प्लेक्स हम लोगों के पास है K4 FeCl6। इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल हम लोगों के पास प्रेजेंट है आयन, ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कब तक गेन करेगा? जब तक इसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर नहीं होगा। जब तक इसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के बराबर नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग कॉमन वे में कैसे कहेंगे? सिडविक ने रूल क्या दिया? EN में सिडविक की रूल ये थी, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट मेटल आयन, कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स आपके पास अवेलेबल है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन प्रेजेंट है, वो मेटल आयन लिगेंड से केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन लेता है। कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट मेटल आयन लिगेंड से केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन लेता है जिससे कि उसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए। भाई ये बताया जा रहा था, अभी लास्ट टाइम पढ़ाते आए हैं, बहुत सारे रूल आपको बताया कि ये लिगेंड्स है हम लोगों के पास, और लिगेंड्स करता क्या है? लिगेंड्स जो है वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। लिगेंड्स जो है वो मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो सवाल है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा? कोई लिमिटेशन है या नहीं है? तो आपको बताना सर लिमिटेशन है, कितना लेगा? राइट। जब तक कि उसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं सिडविक का रूल सर ने पूछा अगर आपसे तो क्या बताएंगे? आप सर को बताएंगे सर जो कॉम्प्लेक्स हम लोगों के पास है ना, जो कॉम्प्लेक्स हम लोगों के पास है, उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन है, वो मेटल आयन लिगेंड से केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा जिससे उसका एटॉमिक नंबर इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए। कितना हो जाए? या तो 36 हो जाए, या 54 हो जाए, या फिर 86 हो जाए। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। कितना इलेक्ट्रॉन बनना चाहेगा मेटल? इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। अब देखिए हम लोग इस वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे। EM को जब हम लोग फाइंड करते हैं तो EM इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। मेटल का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लस numbers of electron pair
गेन बाय द लिगेंड्स। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गेन बाय द लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं आप केवल चाहे तो, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द लिगेंड्स। तो तीन बात हम लोगों को पता होना चाहिए भाई। देखो एटॉमिक नंबर का मीन्स है धातु का परमाणु क्रमांक। दूसरा ऑक्सीकरण संख्या प्लस लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला है ईएन को फाइंड करने का। बहुत इजीली हम लोग इससे ईएन को फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं ईएन फाइंड करना तो करना क्या होगा, ईएन फाइंड करने को मैंने बता दिया भाई, हम लोग को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई आयन बनने में जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन स्टेट की जगह आयन बनने में जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितना करता है, ऑक्सीजन नंबर के बराबर ही तो करता है। और उन्हें ऑक्सीजन नंबर लगा देते हम लोग पहले पढ़ते थे। प्लस लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब सपोज कीजिएगा जैसे हमारे पास लिखा हुआ है भाई K4 कितना है, FeCN6 है। एकदम बहुत सिंपल बात। सर ने पूछा आपको इसमें Fe का EN बताना है। K4 FeCN6 में आपको Fe का EN फाइंड करना है। तो पहले तो आपको Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको Fe का EN फाइंड करना है तो EN इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल। और यहां पर मेटल क्या है, आयरन है। 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर 26। तो 26 माइनस, अब इसका हम लोग को ऑक्सीजन नंबर लगाना है। देखो भाई K का +4 हो जाएगा, Cn का -6 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है दोनों में, तो 2 हो जाएगा। प्लस कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है आपके लिए बताना है आपके लिए। देखो भाई Cn मोनोडेंटेट होता है, एक Cn एक पेयर देगा तो 6 Cn कितने पेयर देंगे आपको, 6 पेयर देंगे। 6 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 12 इलेक्ट्रॉन आपको मिलने वाले हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे यहां पर हम लोग। तो देखिए EN अगर हम लोग निकालेंगे तो 26 की जगह 24 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। और इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 36। और 36 किसका होता है, क्रिप्टॉन का। समझ गया तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, एकदम स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल टाइप का। कितना है, क्रिप्टॉन के बराबर इसका EN आया है। समझ गया आपको। अब देखो जैसे हम लोग को फाइंड करना है, ये लिखा हुआ हमारे पास K2 HgI4 है। K2 HgI4 है। इसमें हम लोग को Hg का EN फाइंड करना है। तो अगर हम लोग Hg का EN फाइंड करेंगे सर, तो EN इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले मेटल का एटॉमिक नंबर लगाना पड़ेगा, 80 होता है इसका, माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी, इसकी -4 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कितना का डिफरेंस है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। प्लस गेन इलेक्ट्रॉन बाय द लिगेंड्स। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं भाई, 4 आयोडीन है, एक आयोडीन एक पेयर देगा, 4 पेयर में कितना हो गए, 8। तो इक्वल टू हो जाएगा 70
8 प्लस 8 इक्वल टू 86। Rn के इक्वल है। समझ गए आप लोग? कैसा होगा ये? स्टेबल होगा। समझ गए आप लोग? अब देखो जैसे पेपर में हमारे बहुत करने को आता है क्वेश्चन, हमसे पूछा जाता है कि भाई जैसे NiCO4 लिखा हुआ है, इसमें आप Ni का EN बताओ। बताइए आप लोग कैसे आएगा? ऐसे करो। कितना एटॉमिक नंबर होता है Ni का? 28। वेरी गुड। 28। अब कितना ऑक्सीजन स्टेट है इसका? 0 है। भाई CO का 0 नहीं होता है, पूरे का 0 हो जाएगा। 0 प्लस 8 कितना हो गया? 36 हो गया। इसके बराबर है कैपिटल के बराबर। समझ गए आप लोग? अब जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स अन्न दिया है, जैसे ये NiEN का होल प्राइस। इस कॉम्प्लेक्स में हमें Ni का EN फाइंड करना है। इस कॉम्प्लेक्स में हमें Ni का EN फाइंड करना, तो कैसे कर सकते हैं बताओ? एक मिनट को। EN इक्वल टू हो जाएगा 28 और 0 प्लस 6। तो ये गलत बता रहे ना आप लोग? 12 एकदम राइट आंसर बताया इसने। बेटा यहाँ पर 3 लिगेंड्स है, लेकिन EN की नेचर क्या है? EN की नेचर होती है बाइडेंटेड होता है EN। कैसा होता है? बताया था। अब 3 है, 1 से 2 पेयर जाएंगे, 3 से कितने पेयर जाएंगे? 6 जाएंगे, नहीं जाएंगे? एक लिगेंड 2 पेयर दे सकता है, तो भाई 6 पेयर जा सकते हैं 3 से। बाइडेंटेड नेचर का लिगेंड से भाई यही तो होता है इसका फॉर्मूला। NH2 CH2 और NH2। एक पेयर तो इधर से दे देता है और एक इधर से दे देता है, तो दोनों टर्मिनल से दे देता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसलिए कैसा है? बाइडेंटेड है। कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसलिए क्या होगा? 1 से 2 पेयर जाएंगे, तो 3 से कितने जाएंगे? 6 पेयर। 6 पेयर का तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। कितना हो गया बताओ बेटे? 40। अनस्टेबल हो गए। सही नहीं है। समझ गया आप लोग? पक्का बोले? अब देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है K3 FeCl6। बताओ कितना आएगा इसका? ये है सही से कीजिएगा आप लोग। कितना आएगा बताओ भाई? देखिए EN इक्वल टू आ जाएगा, एक मिनट सुन लीजिएगा आप। Fe का 26 होता है। ऑक्सीजन स्टेट कितना है इसका? 3 है। -3 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 23 प्लस 12 कितना हो गए? 35। समझ गया आपको? बताइए इस बात में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको हो जाएगा? कर लो सॉल्व। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इसमें, सबको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। जो ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है?
आगे बढ़ो। देखिए वार्नर का थ्योरी आपको पढ़ाएंगे। अभी जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ते थे, 11th क्लास में बात मत कीजिएगा आप लोग। 11th में हम लोग क्या पढ़ते थे? 11th में हम लोग पढ़ते थे भाई, हमने सेडविक का थ्योरी पढ़ा था, लुईस का थ्योरी पढ़ा था, और स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग। उनसे स्ट्रक्चर से जो है, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए थे, C2H6 का, C2H5OH, बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए हैं। उस समय हम लोगों ने क्या स्टडी किया? उस समय इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हम लोगों ने स्टडी किया, आयन का आयनिक बॉन्ड हम लोगों ने स्टडी किया। लेकिन जो लास्ट टाइम हम लोग आपको पढ़ाए थे, लुईस का स्टडी कराए थे, सेडविक का कराए थे, उसमें हम लोग ये नहीं बताए थे आप लोगों के लिए कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बर्नर थ्योरी हम आपको पढ़ाएंगे, इसके द्वारा हम केवल आपको ये एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास अवेलेबल है, उन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे? तो बहुत सारे टीचर्स हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, भाई कौन कौन सी थ्योरी आपने स्ट्रक्चर्स के लिए स्टडी की है? तो आप बताएंगे सिंपल स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोगों ने लुईस स्टडी किया है, सेडविक स्टडी किया है सिंपल स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी हम लोगों ने की है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी को एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बर्नर का थ्योरी एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर हम लोग क्या स्टडी करेंगे? यहां पर कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर के बारे में आपको स्टडी कराएंगे, और कौन कौन सी बातें बर्नर ने स्ट्रक्चर के बारे में कही आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बर्नर ने क्या बोला? उसने बताया जो कॉम्प्लेक्स आपके पास अवेलेबल है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरह की वैलेंसी है। एक तो उसने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी है, और दूसरा उसने बोला सेकेंडरी वैलेंसी है। साइंटिस्टों ने क्वेश्चन मार्क किया कि भाई हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है। तो उसने बहुत सिंपल कंसेप्ट दिया। उसने बताया कि जैसे K4 FeCN6 है, उसने कहा ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हुआ है वो सब कैसी वैलेंसी है? प्राइमरी वैलेंसी है। और उसने कहा ब्रैकेट के इनसाइड जो FeCN लगा हुआ है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड सेकेंडरी वैलेंसी को शो करता है। तो आपको बताना है प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज कहां पर होती है? प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज जो हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसके बाहर होती है। बाहर वाली जो वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? प्राइमरी होती है। और अंदर वाली वैलेंसी कैसी होती है? दूसरी बात, उसने अपने कंसेप्ट में बोला कि भाई जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो बड़ा वीक होती है। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स को आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो जैसे कॉम्प्लेक्स को आप सॉल्वेंट में डालेंगे तो सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी अलग होती है। तो उसने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है। कैसी है? आयोनाइजेबल है, अर्थात आयनित हो जाती है। कैसी है? आयनित टाइप की है। लेकिन उसने बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है
वो नॉन आयोनाइजेबल है, अनायनित। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, अर्थात आयनों में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कभी आयनों में डिवाइड नहीं होगी। इसका मीन्स क्या हो गया, ये बताया वर्णन ने कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिवाइड नहीं होगा। तीसरा कंफर्मेशन उसने किया अपने कंसेप्ट में कि जो प्राइमरी वैलेंसी हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिर तो वो अनस्टेबल होगी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कैसी होगी, स्टेबल होगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने कही, उसने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आप प्राइमरी वैलेंसी को पहचान लेते हैं, ये फोर्थ पॉइंट था, किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर आप प्राइमरी वैलेंसी को पहचान लेते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑलवेज डॉटेड लाइन का आप लोग यूज करने वाले हैं, ऑलवेज डॉटेड लाइन का यूज करने वाले हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी किसी कॉम्प्लेक्स में हुआ करेगी उसे डॉटेड लाइन से शो किया करेंगे हम लोग। और उसने बताया जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है अगर हम लोग उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सपेंड करने के लिए आपको सॉलिड लाइन लगानी पड़ेगी, ऐसे सॉलिड लाइन। उसने कहा कभी कभी ऐसा मौका भी आएगा आपके पास कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी कभी सेकेंडरी वैलेंसी कम पड़ जाएंगे, और जब सेकेंडरी वैलेंसी कम पड़ जाएगी तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी आप उसे सेकेंडरी वैलेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। और ये कंडीशन तब क्रिएट होगी जब आप कहीं पर क्या कर रहे होंगे, ये 6 पॉइंट था इस कंसेप्ट का, ऐसे शो कर सकते हैं हम लोग सॉलिड और डॉटेड लाइन लगा देंगे तो ये वाली जो वैलेंसी है वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को शो करेगी। बहुत सारे टीचर्स हमसे पूछते हैं वर्नर के मेजर पोस्टुलेट्स क्या थे, क्या खास बात है वर्नर ने कॉम्प्लेक्स के बारे में बताई। तो आपको बताना है वर्नर ने 6 पॉइंट कॉम्प्लेक्स के बारे में दिए। उसने बताया जो कॉम्प्लेक्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं उन कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरह की वैलेंसी पॉसिबल है, एक तो कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी वैलेंसी पॉसिबल है, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी पॉसिबल है। दूसरी बात वर्नर ने बताई कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑलवेज अस्थायी होती है और ब्रैकेट के बाहर पाई जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो मेटल और लिगेंड्स के बीच में पाई जाती है, वो स्टेबल होती है और वो आयोनाइजेबल कभी भी नहीं होती है। उसे बताया प्राइमरी वैलेंसी अनस्टेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी स्टेबल है। उसने कहा कभी ऐसा मौका आए कि जो प्राइमरी वैलेंसी उसको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन का यूज करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड लाइन का यूज कर सकते हैं। उसने बताया कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की तरह वर्क करेगी, कभी कभी ऐसा मौका आएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले लाइन आपको सॉलिड डॉटेड लगानी पड़ेगी, डॉट पीछे करना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा आपके लिए। तो ये किसको शो करेगा, और किसी कॉम्प्लेक्स में कहीं पर प्राइमरी वैलेंसी को और सेकेंडरी वैलेंसी को एक साथ रिप्रेजेंट करना होता है, पहले सॉलिड लाइन, पहले डॉटेड लाइन लगा देते हैं, फिर करते हैं उसके नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो वर्नर ने क्या काम किया, वर्नर ने अपनी थ्योरी का एप्लीकेशन करने के लिए कोबार से कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया। उसने कहा जैसे आपके पास इस फर्स्ट कंपाउंड था, ये CO है, NH3 का होल 6 Cl3। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है उस कॉम्प्लेक्स में कितनी वैलेंसी प्राइमरी है और कितनी सेकेंडरी है। तो ब्रैकेट के बाहर कितने Cl लगे हुए हैं, 3 Cl लगे हुए हैं। तो इसका मीन्स है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 है। अब ब्रैकेट के अंदर कितने लिगेंड्स आपके पास है, 6 लिगेंड आपके पास है।
तो ये जो वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी कितने 6। तो 3 तो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी है और 6 कैसी वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी है। अब सर ने आपसे पूछा कि भाई मेटल जो आपके पास लिखा हुआ है वो कौन सा है, सीओ ही तो है। इसको सेंट्राइज कर देंगे ऐसे सीओ को बीच में। कितनी वैलेंसी सेकेंडरी है 6। तो 1 2 3 4 5 6 NS3 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 NH3 NH एक पेड़ देगा इसके लिए। तीन वैलेंसी कैसी है आपके पास प्राइमरी किससे शो करते हैं डॉटेड से। तो 1 2 और कहीं लगा दे पर Cl और Cl। ऐसे इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बना सकता है। समझ आप लोग मालूम है बहुत इजी एकदम। क्या करना है ब्रैकेट के इनसाइड वाले तो शॉर्ट जोड़ रहे हैं और ब्रैकेट के जो बाहर वाले कैसे जोड़ रहे हैं डॉटेड से जोड़ रहे हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे जैसे क्या है और कोई सा इवेंट्स आ सकता है जैसे यहाँ पर हमारे पास NH3 का होल 5 करता है हम लोग और H2 लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे NH3 को हटा देंगे हम लोग इस स्ट्रक्चर में। सेकेंड जब भी 6 है 5 तो अमोनिया हमारे पास है, एक वाटर हमारे पास आ गया है 6 तो है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह H2 आ जाएगा। समझ गए इसका मीन्स क्या है। देखो इसका मीन्स ये है यहां पर CO का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है भाई 6 तो है। 5 तो लिगेंड ए है और एक लिगेंड ए है H2। 6 पेयर मिलेंगे इसके लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। अगर क्या होता आपको पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर इसमें से कोई लिगेंड मिस हो जाए जैसे मान लीजिए H2 मिस हो गया इसमें से तो एक सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी इसमें कम होगी नहीं होगी। आपको पता था कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था 6 था, अब एक वैलेंसी क्या होगी कम होगी। तो मैंने क्या बताया अगर सेकेंडरी वैलेंसी कम हो जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग प्राइमरी का यूज करने लगेंगे। किसका करेंगे प्राइमरी का। ये जो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास है ना इस वैलेंसी को हम लोग क्या करेंगे प्राइमरी की तरह तो यूज करेंगे इसके लिए ऐसे बेटा और ऐसे क्या लगा देंगे इसमें Cl लगा देंगे। तो ये जो वर्क कर रहा है क्या बता रहा है ये वर्क कर रहा है प्राइमरी की तरह भी कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी वर्क कर रहा है। ये कब यूज होगा ऐसा ये तब यूज होने वाला है जब आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी तरह फंक्शन करना चाहती है तो सेकेंडरी कम पड़ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया H2 को हटा के कम कर दी वैलेंसी। अगर और कम हो गया तो क्या होगा और हो जाएगा हमारे पास एक उनका सभी। अगर सबने आपको इस कॉम्प्लेक्स में लिख दिया कि CO NH3 का होल थ्राइस और NH3 क्या हो जाएगा बताओ समझ गए आप लोग। तीनों Cl कैसे हो जाएंगे तीनों Cl प्राइमरी सेकेंडरी हो जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी हो जाएंगे। अब देखिए दिमाग में क्वेश्चन हम लोग क्या आ रहा होगा जैसे कहीं और बाइडेंटेड आया तो कैसे करेंगे सर हम लोग। देखो बहुत ईजी एकदम। सपोज कीजिएगा आपको ड्रॉ करना है NiEN के होल थ्राइस का स्ट्रक्चर NiEN के होल थ्राइस और Cl3 है इसको ड्रॉ करना है आपके लिए। देखो निकिल हमारे पास है भाई बाइडेंटेड है कितने पेयर आने वाले हैं 6 आने वाले हैं। कितने 1 2 3 4 5 6
समझ गए आप लोग? देखो ये वाला EN, ये वाला EN और ये वाला EN, देखो ये तो इन दोनों वैलेंसी को कट करेगा, समझ गए आप? देखो ये इन दोनों वैलेंसी को कट करेगा, भाई एक पेयर इसको दे देगा, इसको दे देगा। और देखो ये वाला जो EN है वो इन दोनों वैलेंसी को कट करेगा, समझ गए ना? बाइडेंटेड है इसलिए तो ब्रैकेट लगा देना आप इसमें चाहो तो। Cl3 नेगेटिव होगा ना, 3 कैसा होगा पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। नहीं चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर आप ऐसा करें कि इस ब्रैकेट को हटा दें यहां से, ना लगाए ब्रैकेट आप, और क्या करते हैं Cl और समझिए। बताइए कोई प्रॉब्लम होता आपको इसमें? पढ़ लो, ये तो बहुत इजी है एकदम, है ना? कोई ड्रॉबैक भी इसका बहुत विशेष नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर्स है हम लोग इसी को बनाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है?